हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे हमने टीजीटी साइंस का भी चलाया हुआ, लेकिन टीजीटी साइंस का हमारा ऑलमोस्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो अब हम पीजीटी केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। तो पीजीटी केमिस्ट्री में भी हमारी कुछ यूनिट्स हैं वो हो चुकी हैं और कुछ ही बाकी रहती हैं। तो देखो यहाँ पे अब तो हमारा पेपर पोस्टपोन भी हो गया ना, कुछ टाइम मिल गया हमें, तो कंप्लीट इसको भी हम अच्छे से रिवाइज करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे। तो ये वाली जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो ये वाला टॉपिक है हम एनसीईआरटी की कटिंग से ही करेंगे, जो एनसीईआरटी की कटिंग से नहीं, जो एनसीईआरटी से मैंने अपने नोट्स बनाए थे ना अपने टाइम के लिए, उनसे करेंगे। अगर आप इतना भी कर लेते हो और साथ में जब आप पीवाईक्यू लगा के देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि सारी चीजें इतने में से हो जाती हैं जितना मैं आपको करवाऊंगी। लेकिन अगर भी कोई इंटरेस्टेड है आप, तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो अगर आपने पढ़नी है तो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट तो सही है। अब हमारा क्या है, पहले हम देखते हैं कि डी ब्लॉक में एलिमेंट कौन से होते हैं। और है ना, कमेंट करके बता दिया करो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है नहीं होती, क्योंकि है ना 5-6 बच्चे हैं जो जिनको ये था कि हमें ये पढ़ा दो, तो इस वजह से मैंने ये वाली सीरीज शुरू की हुई है। तो एक छोटा सा कमेंट आप डाल सकते हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है तो डाल देना, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी हो। तो देखो डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट आपको याद हो जाएंगे अगर आपको 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट याद है। और ये वाले एलिमेंट तो हम पहले से ही याद करके आते हैं, क्योंकि इतने तो हम पढ़ ही लेते हैं। देखो जब हमने केमिस्ट्री में जाना होता है ना, तो 25, 26, 27, 28, उसके बाद 29 और 30। तो क्या होता है, सबसे पहले आप कैसे याद रखोगे इन वाले एलिमेंट को। तो देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ऊपर नहीं लिखूंगी। शक्ति, विकर्मण, फिकोनी, कूजन। जैसे कोई हम मंत्र नहीं याद करते कोई भी, आपने ऐसे सोच लो इसको, 5-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। शक्ति, विकर्मण, फिकोनी, कूजन। शक्ति, विकर्मण, फिकोनी, कूजन। तो देखो यहाँ से हम कैसे लिखेंगे, शक्ति स्कैंडियम टाइडेनियम, वी कर मन, यहाँ से वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज, और हो जाएगा फिकोनी जन। ठीक है, ये आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। ठीक है, फिकोनी कुजन, शक्ति विकर्मण, फिकोनी कुजन। उसके बाद देखो क्या है, आप देखो कैसे याद करोगे। अब हम इनको ऐसे याद करेंगे, मीन्स अब हमने ये ऐसे को ये याद किए हैं ना, हमने रो वाइज याद किए हैं, तो अब हम इनको ऐसे याद करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या, अब हमने पीरियड में इनको देखा, अब हम ग्रुप वाइज देखेंगे इनको। कैसे देखेंगे, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्काई क्या होता है, लाल होता है। स्काई ब्लू होता है हमें पता है, लेकिन आपने क्या सोचना है कि स्काई है वो लाल होता है, तो SCYLA। और जो हमारे लेंथेनम शुरू होते हैं ना, वो यहीं से होते हैं, लेंथेनम। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्काइला हो गया कि स्काई कैसा होता है, लाल होता है, तो Y हो जाएगा और यहाँ से LA हो जाएगा। उसके बाद क्या है, TI। TI से आपको क्या दिखेगा, TI से आपको दिखेगा ताई जरा हटो, ताई ताई जरा हटो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जिरकोनियम, और यहाँ से हो जाएगा होफनियम। तो इनके नाम नहीं भी पता ना, तो आपको सिंबल पता होनी चाहिए। आपको अपने आप ना सिंबल भी दिखेगा ना, तो वहां से याद आ जाएगा। मीन्स नियोबियम दिख गया, हमें नहीं पता इसका क्या, तो एन भी अपने आप हमारे दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा ताई जरा हटो। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, वी से है, वी है। तो वी क्या है, वी कैसे याद रखोगे, हम सब बचपन में क्या देखते थे, नोबिता, तो वी नोबिता ऐसे याद करोगे ना। नोबिता में किस किस चीज की प्रोनाउंसिएशन आपको ज्यादा दिख रही है, नोबी, तो मीन्स NBOTA। ठीक है, नाम भी बेशक से आपको याद ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारे पास हो गई है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, यहाँ से क्या है, कर्म, CR है ना, तो CR है, सबसे पहले हमें यहाँ से क्या दिखेगा, कर। तो यहाँ से हम क्या याद करेंगे, कर्मोव। ठीक है, क्रोमियम मोलिबेडनम, और यहाँ से W। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, मन। अब क्या है कि मन आपस में क्या होते हैं, टकराते रहते हैं, तो मन टकरे, मन टकरे, तो TCRA। ठीक है, उसके बाद क्या है, मन टकरे हो गए हमारे पास, यहाँ तक हो गए। उसके बाद देखो Fe है, तो Fe को क्या होगा, आयरन
को रुलाकर ओसकर ले गया, कि आयरन को तो रुला दिया और खुद ओसकर ले गया, तो आयरन RUOS, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, आयरन को रुलाकर ओसकर ले गया। उसके बाद देखो कोबाल्ट से है, को से क्या हो जाएगा, कौन, कौन रहेगा ईरान। तो ये एक बार में नहीं याद होंगे, आपको 2-4 बार इनको पढ़ोगे ना तब याद होंगे। तो CURS और IR, ठीक है, कौन रहेगा ईरान। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, निकिल है, तो क्या हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, पैलेडियम प्लेटिनम, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉपर है तो कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये तो हमें ऐसे भी पता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, जिंक कैडमियम और मरकरी, ये तो देखो ऐसे ही पता होती है हमें, जिंक कैडमियम मरकरी कॉपर सिल्वर गोल्ड हो जाएगा। नहीं पढ़ो, देखो अब वापस याद करते हो, स्काई ला, कैसे याद रखना कि स्काई लाल होता है, ठीक है, स्काई क्या होता है, लाल होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ताइजरा हटो, वी नोबिता करमो मन टकरे, आयरन को रुलाकर ओसकर ले गया, कौन रहेगा ईरान, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, कॉपर सिल्वर गोल्ड जिंक कैडमियम मरकरी, तो ये वाली चीज हो जाएगी। उसके बाद देखो कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद रखोगे, अब हमें इनका साथ में लेके चलेंगे। अगर आपसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पूछ ले कोई, तो कैसे बताएंगे, देखो यहाँ से हम 21 में जब यहाँ पे आना ना, हमने सेकेंड वाली यहाँ पे हम इनको बोलते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज, इनको बोलते हैं 4D, इनको बोलते हैं 5D। तो जब हमने 3D से 4D में आना है ना, तो आपने 18 ऐड करना है, और जब 4D से 5D में आना तो आपने 32 ऐड करना है, तो हो जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया किसी ने इसका होफनियम का एटॉमिक नंबर बताओ, तो होफनियम का एटॉमिक नंबर कैसे बताएंगे हम, पहले हमें हमारे पास 22 है, तो 22 में हम 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएंगे, और उसके बाद हमें क्या जोड़ना, 32 जोड़ना है, तो 32 जोड़ देंगे, तो यहाँ से जो भी आएगा वही हमारा होफनियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखो कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद करते हैं, आपको कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करोगे इनके, बस यहाँ पे फर्क क्या रहेगा, यहाँ पे 4D सीरीज में होंगे, यहाँ पे 5D सीरीज में होंगे, तो कैसे याद करोगे आप, देखो अगर आपको इनके 10 एलिमेंट का सब कुछ याद हो गया ना तो इजिली कर पाओगे। जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, तो यहाँ से देखो ये क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन का 18 हो गया, 18 के बाद कितने बचे हमारे पास, 4s2, और क्या हो जाएगा 3d1, 3d1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2 3d2, क्योंकि एस में तो दो ही आते हैं ना, यहाँ से हो जाएगा 4s2 3d3, और यहाँ पे हो जाएगा 4s2 3d4, ऐसे नहीं लिखेंगे हम इसको, 3d5 और 4s1 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें फुली फील्ड चाहिए होता है, ठीक हाफ फील्ड हो जाएगा ये, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ पे हाफ फील्ड हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे। मैंगनीज है वो पूरा हाफ फील्ड है। अब देखो इसके नीचे अगर हमें चाहिए तो हमें पता है ना, हीना, नीना और करीना, तो यहाँ से जो की जीरोक्स रानी, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट वाली लिख देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हमें इसके नीचे वाले का चाहिए, मीन्स जो वाई से बनता है ना उसका चाहिए, तो क्या हो जाएगा क्रिप्टोन, और 4 की जगह आ जाएगा 5s2, और यहाँ पे 3 की जगह आ जाएगा 4d1, तो ऐसे आप सारों का लिख सकते हो। अगर जैसे कर है, जैसे मैंगनीज है हाफ फील्ड, तो ये हो जाएगा 3d5 और 4s2, यहाँ पे थी गैस आर्गन थी, ठीक है। अब यहाँ से इससे नेक्स्ट वाली होएगी क्रिप्टोन, और इसके नीचे क्या आ रहा है, मन टक रे, तो अगर आपसे कोई TC का पूछेगा ना तो क्या हो जाएगा, क्रिप्टोन हो जाएगा 3 की जगह क्या हो जाएगा 4d5, और यहाँ पे 5 की जगह क्या, 4 की क्या आ जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा जिनोन, और तो यहाँ से आ जाएगा 5D, और यहाँ से आ जाएगा 6s। तो देखो सारे ऐसे लिख सकते हो आप, पूरा कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपको यहाँ से समझ आया तो ठीक है, अगर आपको ये वाली चीज चाहिए ना कि बोर्ड पे हमें समझा दो, क्योंकि वहाँ पे चीजें थोड़ी सी अच्छे से समझ आती है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ हम वहाँ पे समझा दें। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पे देखो ये है ना हमारा, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, है ना, तो हमने बोला कि यहाँ पे हमारा आएगा 3d8 और 4s2, ठीक है, 3d8 और 4s2 आएगा। ऐसे ही हमारे यहाँ पे क्या आना चाहिए था, फिर ऐसे आना चाहिए था ना, 4d8 और 5s2, ये आना चाहिए था। लेकिन 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 यही यहाँ पे एक्सेप्शन है, और यही हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है 4d10 और 5s0, तो आपने पैलेडियम का खास करके ध्यान रखना है कि क्या होता है 4d0 5s, 4d10 5s0। ऐसा ही एक आता है हमारे पास,
नेक्स्ट आएगा, देखो जब मैं बता दूंगी अगर और कोई एक्सेप्शन होगा, फिलहाल के लिए आप इसका याद रखना, इसका पैलेडियम का क्या होता है 4d10 5s0। तो इसको आपने बिल्कुल अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है। चलो अब चलते हैं, देखो ये हमारा सारा डी ब्लॉक का था जो भी कुछ था। अब हम चलते हैं एफ ब्लॉक पे। तो एफ ब्लॉक की मैंने कटिंग लगाई है तो मैं वहां से आपको समझाऊंगी, क्योंकि फिर ऐसे लिख लिख के तो है ना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो चलते हैं, पहले हम अपने यूनिट पे स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे गया पेज? तो हमारा टॉपिक क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट हम पढ़ के आ चुके हैं, ट्रांजिशन। और वहां से देखो हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ पे बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं जहाँ पे जिंक में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे हमारे पास देखो जिंक था ना, जिंक, कैडमियम और मरकरी, यहाँ में कोई भी हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d10 4s2। तो इसलिए यहाँ पे हम इनको क्या नहीं बोलते, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, उनकी कैटेगरी में नहीं लेते। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो नहीं होगा। तो इस वाली चीज का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। देखो यहाँ पे टॉपिक आता है किसका, स्क्रीनिंग इफेक्ट का। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि जैसे हमारे पास देखो, मैं नॉर्मल आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, जैसे ये न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि स्क्रीनिंग हम किसको बोलेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट हम उसको बोलेंगे। दो चीजें होती है, एक होती है स्क्रीनिंग और एक होती है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब ये वाले जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमारे पास ये वाली शेल है, आगे वाली शेल है, तो ये जो पास के इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये क्या करेंगे, ये चाहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज के पास ये जाएं, बाहर वालों को तो एक्सपीरियंस ही नहीं होने देंगे। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो ये अंदर वाले होंगे ना, वो कैसे काम करेंगे, एक शील्ड के जैसे काम करेंगे, ठीक है। और जो एस ऑर्बिटल होता है वो शेल न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होएगा, क्योंकि पहले क्या आता है, एस आता है, उसके बाद पी डी एफ आता है ना। तो जो एक्स इलेक्ट्रॉन है ना, एस के इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के पास होते हैं, तो वो इस पॉजिटिव चार्ज को बाहर तक जाने ही नहीं देंगे। उसको एक काम करेंगे, कैसे, शील्ड के जैसे काम करेंगे। शील्ड के जैसे काम कैसे, कि वो अपने तक ही रखना चाहेंगे, उसको बाहर जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि उसके बाद पी भी है, डी भी है, एफ भी है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग ऑफ, इसको ही बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो अब देखो एस सबसे पास है ना, तो किसकी सबसे ज्यादा एबिलिटी होगी इस चार्ज को पकड़ के रखने की, कि आगे जाने ना दे, तो एस की होगी, उसके बाद पी की होगी, देन डी की, देन एफ की। एफ इतना ज्यादा नहीं उसको रोक के रख पाता, वो क्या होता है, उसको जाने देता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो एस पी डी एफ हो गया हमारे पास, कि एस का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वो शील्ड के जैसे सबसे पास में है, तो अच्छे से काम करेगा, देन पी का, देन डी का, देन एफ का। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि जो हमारे कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, देखो दो टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो भी हमारे आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो अंदर की शेल के होते हैं उनको हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो जो भी कोर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अगर हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या है कि डी में इलेक्ट्रॉन है। तो डी में इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए एसपी वाले कैसे काम करेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन के जैसे काम करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है कि आउटर मोस्ट शेल है, उसके जो कोर इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो एक स्क्रीन के जैसे काम करेंगे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वो उनको एक्सपीरियंस नहीं होने देंगे। अब देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, जितना ज्यादा न्यूक्लियस पे चार्ज होगा उतना ही जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम होगा, क्योंकि जितना चार्ज होगा तो वो रोक के नहीं, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन है वो रोक के नहीं रख पाएंगे, तो ये शील्ड अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहर वाले तक चार्ज जाएगा अगर ज्यादा है तो इसलिए जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही कम क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट इतना ही कम, उतना ही वो उसको रोक के नहीं रख पाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। देखो लेंथेनॉइड होते हैं ना हमारे पास 57 से लेके 71 तक होते हैं, 57 से 71 तक 14 लेंथेनॉइड होते हैं और 14 ही एक्टिनॉइड होते हैं। 90 से लेके 103 तक हमारे एक्टिनॉइड्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो एफ ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो कम है, कि वो चार्ज को रोक के नहीं रख सकता, हमने यही बोला था ना कि वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं होने देगा, स्क्रीन का मतलब यही था। अब यहाँ पे एफ ऑर्बिटल आ रहा है, तो एफ ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे कम है, कि वो एस यहाँ पे उसको नहीं रख पाएगा, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है
तो यहाँ से बाहर में हमने f ऑर्बिटल माना, तो यहाँ से ये इसको नहीं रख पाएगा, स्क्रीन के जैसे काम नहीं कर पाएगा। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इस पॉजिटिव चार्ज को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो ये वाले जो पॉजिटिव जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचेगा, अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी बजाय क्या हो जाएगा, इसका साइज कम हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। कि जो हमारे बाहरी जो एफ ऑर्बिटर होता है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, तो वो इसको शील्ड नहीं कर पाता। जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज के जो इफेक्ट है उसको एक्सपीरियंस करते हैं और इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचता है। तो उसका चार्ज पहले की, उसका जो साइज है पहले की बजाय डिक्रीज हो जाता है। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। देखो, due to poor screening of f orbital outermost electron influence greater charge and side decrease। कि पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से जो f ऑर्बिटल है ना, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो अच्छा पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो साइज डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए हमने इनको बोला लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड अभी से नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी उनकी ट्रिक क्या है, क्योंकि 2-3 कमेंट मुझे इसके भी मिले थे। उसके बाद देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट हमने देख लिया कि जिसमें इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल होगा, या तो ये बोल दो, या तो डी ऑर्बिटल में कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये भी चीज हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से देखो, जिंक कैडमियम मरकरी है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2, इसका होता है 5d10 4d10 5s2, और इसका होता है 3-4 हो गया ना, ये हो जाएगा 5d10 और 6s2, 3d 4d 5d। तो ऐसे करके यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट हम इनको नहीं बोलते। तो ये वाली चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, n-1, d से 1 में एक कोई इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए 1 to 10, और ns में क्या हो जाएंगे 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आगे हम गैस लगाते हैं इसके। उसके बाद देखो 3d को हम किस में बोलते हैं, जो फोर्थ पीरियड वाले हैं उनको हम 3d बोलते हैं, फिफ्थ वाले हैं उनको हम 4d बोलते हैं, सिक्स्थ वाले हैं उनको हम 5d बोलते हैं। पैलेडियम का ये एक एक्सेप्शन है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है कि पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ये पूछा जा चुका, 3 से 4 बार पूछा जा चुका पीवाईक्यू में। अब यहाँ से देखो, हमारे लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड की मैं ट्रिक बताती हूँ आपको, क्योंकि इसके कमेंट मुझे मिले थे। तो 57 से लेके आपके 50 से एक बार छोटा, अब आपको दिखेगा नहीं, फिर यहीं से लगाओ। देखो 57 से लेके 71 तक 14 हमारे पास लेंथेनॉइड होते हैं। तो कैसे याद रखोगे आप, देखो ये वाली ट्रिक आपने याद रखनी है। कैसे शुरू करेंगे हम, देखो 3 आपने यहाँ पे 3 बार स्टॉप लेना है। पहले क्या, देखो लानत है सेलेना प्रेटी एंड पमेला तुम पे, तो एक स्टॉप यहाँ पे लगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी स्टॉप लगेगा वहां पे ये लगाओ, एक से ज्यादा अक्षर होंगे। उसके बाद सैम की लिख लो यहाँ पे, सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हो गई। ठीक है, सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हो गई और तुम्हें अब भी लेने की पड़ी है, और तुम ये भी लो, तो 3 बार हो गया। क्या, लानत है सेलेना प्रेटी एंड पमेला तुम पे, सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हो गई और तुम्हें अब भी लेने की पड़ी है, और तुम ये भी ले लो। तो एक बार फिर से रिवाइज करो, लानत है सेलेना प्रेटी एंड पमेला तुम पे, सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हो गई और तुम ये भी लो। अब यहाँ से हम कैसे याद रखेंगे, 57 से है ना। तो देखो, चाहे नाम आपको नहीं याद हो, आपको सिंबल याद होना चाहिए, क्योंकि ब्रैकेट में आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट का सिंबल मिलता है, क्योंकि इतना नाम किसी को नहीं आता। तो देखो, लानत है, लानत से क्या बना, LA बना। सेलेना से क्या बना, CE बना। प्रेटी से क्या बना, PR मिला। नंबर वाइज लिखने हैं, कहीं कहीं ऊपर नीचे करो। एंड का मतलब क्या होएगा, ND। पमेला मीन्स PM, सैम मीन्स SM, यूरोपियन मीन्स EU, गड्डी मीन्स GD, तबियत मीन्स TB, ढीली मीन्स DY, हो गई मीन्स HO, और मीन्स ER, तुम मीन्स TM, और ये भी मीन्स YB, और लो मीन्स LU। तो ऐसे आपने याद रखना। देखो मुझे तो ऐसे याद है, मुझे तो बहुत पहले से याद है ये। लानत है सेलेना प्रेटी एंड पर मेरा तुम पे, सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हो गई और तुम ये भी ले लो। अब देखो यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, एक्टिनॉइड की जरूरत नहीं है, लेकिन लेंथेनॉइड का आपको आना ही चाहिए एक बार कम से कम। तो देखो यहाँ से हमारे लेंथेनम स्टार्ट होते हैं, लेकिन हम इसको लेंथेनॉइड के जैसे काउंट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे एफ ब्लॉक में एक भी एलिमेंट नहीं होता। तो आपने क्या करना है, यहाँ से 5D में होता है, 6s में होता है, और यहाँ से हमारे पास सेकंड जो सेलेना होता है ना, यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टार्ट होता है। तो 4f1 हो जाएगा, 5d1 6s2। उसके बाद आपने 5d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, सीधा 4f और 6x में ही मिलेगा। तो यहाँ से 4f3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से 4 5 6 हो जाएगा। कैसे याद रखोगे इनको, आपने क्या याद रखना है कि हमारे पास यूरोपियम होता है ना, यूरोपियम वो क्या है, यूरोपियम जो होता है वो
हाफ फील्ड है, मतलब अच्छे से हाफ फील्ड है। अब हाफ फील्ड का मतलब क्या कि एफ में क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है और एस में कितने हैं 2 हैं, डी में एक भी नहीं है। अब इसके ऊपर नीचे के जब हमें यहाँ पे इसका नाम याद होगा ना तो हमें पता है कि अब सैम इसके ऊपर है, इसके ऊपर है तो यहाँ पे 6 है, अब पेमेला उससे ऊपर है तो यहाँ पे 5 है, एनडी उससे ऊपर है तो यहाँ पे 4 है, पीआर यहाँ पे है तो 3 है, सी यहाँ पे है तो 1 है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि शुरू के 2 में डी में आता है, और एक जब भी हम हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्वायर कर सकते हैं तब आएगा। देखो जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे 4f8 होना था, लेकिन 4f8 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास पॉसिबिलिटी है ना कि हम इसको हाफ फील्ड बनाएं, हाफ फील्ड अच्छे से स्टेबल होता है, तो हाफ फील्ड बन रहा था, इसी वजह से हमने डी में 1 डाला, तो या तो शुरू के 2 में डी में आएगा या तो इसमें आएगा। उसके बाद यहाँ से वापस से देखो 7 के बाद 8 नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हाफ फील्ड बनाना चाहते थे, लेकिन अब सारे तो हाफ फील्ड नहीं बना सकते, ऊपर नीचे वाले ही बना सकते, जैसे हमारे पास में क्रोमियम था, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होना चाहिए था 3d4 और हाँ 4s2, लेकिन हम क्या करते हैं इसको हाफ फील्ड बनाने के लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको 3d5 लिख देते हैं और 4s1, तो सेम चीज यहाँ पे लिखी है हमने। अब यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 आ रहा था, अब 9 आ गया, अब सारे ऐसे ही चलेंगे, देखो ऐसे ही चलेंगे, 9 10 11 12 13 14 आ गया। अब फिर वापस से वहीं चलेंगे, देखो 14 है, लेकिन यहाँ पे 15 होते नहीं, तो यहाँ पे डी में आएगा, तो 4 ही जगह डी में इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि लेंथेनॉइड की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है, लेकिन यहाँ पे देखो EU देखो, यहाँ से 4f7 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट और दिखा सकता है, +2 वाली दिखा सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, क्योंकि थर्ड वाला तो फिर हमें एग्जैक्टली हाफ फील्ड से निकालना पड़ेगा, तो EU और YB है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं, जैसे ये लास्ट वाला YB, ये देखो ये वाला, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इनको हटा सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीटली फील्ड है तो यहाँ से नहीं हटा सकते, तो ध्यान रखना है EU YB है वो भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। उसके मोस्ट कॉमन तो फिर भी स्टेबल तो +3 रहेगी। उसके बाद है एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, देखो आपने सुना होगा ना ये वाला सेलेनियम का, कि अगर हम यहाँ से चारों इलेक्ट्रॉन हटा दे 2, यहाँ से सारे क्या हो जाएंगे खाली हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी हो जाएगी। यहाँ पे तो CE क्या दिखाता है 4+ दिखाता है, लेकिन हमने बोला कि जो सी लेंथेनॉइड है ना उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 कॉमन है, तो ये +3 में आना चाहेगा, तो +3 में कैसे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आएगा, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ये तो सामने वाले को क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा, और खुद क्या हुआ है रिडक्शन हुआ है इसका, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये कैसे काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे काम करेगा। देखो ये तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, अगर इतना आप करते हो तो। ये तो हमारी किसकी थी ट्रिक लेंथेनाइड की। अब चलते हैं एक्टेनॉइड पे, तो एक्टेनॉइड है हमारे, एक्टेनाइड्स बोल सकते हो आप इनको, कि 90 से लेके 103 ये भी 14 होते हैं। तो क्या होता है पहले इनको ये काउंटिंग लिखना है, उसके बाद देखो कैसे करोगे, देखो थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, यहाँ पे स्टॉप, थोड़े पहलवान उनसे निपट जाएंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने जो आम है वो कम बिकेंगे। अब आइंस्टीन और फर्मी हमें पता ला बनाते हैं, तो उन्होंने ला कहाँ पे बनाए, कैलिफोर्निया में आइंस्टीन एंड फर्मी मेड नोबल लॉज। कैलिफोर्निया में आइंस्टीन और फर्मी ने क्या बनाए हैं, नोबल लॉ बनाए हैं, तो ऐसे आपने याद रखना। आप देखो थोड़े से क्या याद आएगा, TH, पहलवान से PA, उनसे U आएगा, निपटेंगे मीन्स नेपच्यूनियम आएगा, पुराने मीन्स PU आएगा, आम मीन्स AM आएगा, कम मीन्स CM आएगा, बिकेंगे मीन्स BK आएगा, कैलिफोर्निया मीन्स CF आएगा, आइंस्टीन मीन्स ES आएगा, फर्मी मीन्स FM आएगा, मेड मीन्स MD आएगा, नोबल मीन्स NO, LR मीन्स LR हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसे आप इनको याद कर सकते हो। देखो एक्टिनोइड और लेंथेनॉइड दोनों की मैंने आपको ये बता दी है, अगर आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इसका भी ले सकते हो अगर लेना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इनकी ट्रिक। अब हम चलते हैं आगे, बस यहीं पे टाइम लगने वाला था, यही टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, आगे तो हमारा जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ऑक्सीडेशन स्टेट वापस से समझाती हूँ मैं आपको, यहाँ से +3 हो जाएगी इसकी, क्योंकि यहाँ पे जो इसका वो क्या होता है 3d1 और 4s2, तो ये 3 के 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब टाइटेनियम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d2, सारे इलेक्ट्रॉन जितनी पॉसिबिलिटी बनती है ना वहां पे हम करेंगे, 4s2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये 2 भी हटा सकता है, ये 3 भी हटा सकता है, 4 भी, मतलब 2 से लेके 4 तक इसकी पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ से वेनेडियम है, तो ये 3d3 है और 4s2 है, तो 3 और 2 5, तो 2 से लेके 5 तक की दिखा सकता है, तो 2 3 4 5। ऐसे ही हमारी क्रोमियम है, तो ये हो जाएगा 3d4 4s2, तो ये हो जाएगा 6 तक, तो +2 से लेके +6 तक दिखा सकता है। मैग्नीज सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, तो ऐसे आप इनको सारे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इनके निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। तो ठीक है, उसके बाद अब आएंगे की पॉइंट जो आपने याद करने और अच्छे से याद करने हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी है और मैग्नीज है वो कभी भी लैटिस में नहीं मिलते।
क्या याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से लैटिस में नहीं मिलते, तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तो हमें पता है ट्रांजिशन सीरीज जो मेटल्स हैं उनमें भी नहीं आते, और साथ में मैग्नीज को ऐड कर लेना। उसके बाद क्या है कि जितना ज्यादा आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, मेटालिक बॉन्डिंग होगी, जितना ज्यादा इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होएगा। उसके बाद क्या है कि 3D सीरीज में Mn का सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। 3D सीरीज में Mn का सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद अगर हम एटॉमिक साइज की बात करेंगे ना, तो जब हम, ये तो देखो सिंपल सी बात है, लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं, लेफ्ट टू हम राइट हम जाते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो हमारा इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, सेम सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, जैसे हम पीरियोडिक टेबल में देखें, तो जो साइज हमारा डिक्रीज होता है। तो स्कैंडियम का सबसे बड़ा, देन टाइटेनियम, वैनेडियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, तो ये वाला साइज की सीरीज आप याद रख सकते हो। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, यहाँ पे +3 मोस्ट कॉमन है, लेकिन ये 1 से लेकर 7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया। मैग्नीज की हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, तो यहाँ पे देखो मैग्नीज है 2 3 4 5 6 7 सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दिखा सकता है। उसके बाद देखो क्या है कि पी ब्लॉक में इनर इफेक्ट है। अब देखो यहाँ से हमें देखो पी, ये जो बिस्मिथ है ना, हाँ बिस्मिथ है, वो किसके ग्रुप में आएगा, देखो ऐसी चीजें याद होती हैं, जैसे मुझे याद है निखिल, पास, सब बिंदास, निखिल पास, सब बिंदास, ठीक है। तो यहाँ से देखो बिस्मिथ यहाँ पे आता है, तो मीन्स क्या है कि पी ब्लॉक में है, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होगा कि जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक के जो मेटल्स है ना, इनर्ट फेयर इफेक्ट क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट को अगर अपने मोस्ट कॉमन डेफिनेशन देखनी है ना, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की मोस्ट कॉमन डेफिनेशन यही है कि यहाँ से एस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एस इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्या कि एस इलेक्ट्रॉन है उनको हम डोनेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंदर की साइड होता है। अब यहाँ पे हमारा एस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बाहर निकालना आसान नहीं है, तो इसलिए एस के इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो जब भी हम पी ब्लॉक के केस में देखेंगे ना, तो यहाँ पे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, ना कि मतलब स्टेबल जो है ना वो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ना कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल है। ऐसे ही जब यहाँ पे हम देखेंगे ना, देखो जैसे कर और मोव है, तो ये था कर मोव, तो यहाँ से क्या होगा, इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल होगी, बजाय कि ये वाली लोवेस्ट वाली, क्योंकि यहाँ पे है एस वाले इलेक्ट्रॉन है वो इजिली डोनेट हो पाएंगे। तो इसलिए अगर क्रोमियम और मोलिब्डेनम की देखें तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पॉसिबल होगी, ठीक है। उसके बाद देखो हीट ऑफ एटोमाइजेशन, आयनाइजेशन एनर्जी इनमें क्या होती है, लेस होती है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल थोड़ी सी हम हीट देंगे तो आयरन है वो इलेक्ट्रॉन वहां से हट जाएगा और वो आयनाइज हो जाएगा। हाइड्रेशन एनर्जी इनकी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। उसके बाद इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो भी हाई होती है, बस यही चीज यहाँ पे बताइए। उसके बाद देखो ये जो सारी चीजें याद की हैं, देखो MnF7 है वो एग्जिस्ट नहीं होता, लेकिन जो हमारा MnO3F है वो एग्जिस्ट हो जाता है। यहाँ पे क्यों नहीं होता, क्योंकि Mn है वो 7 बॉन्ड बनाएगा ना, तो स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, उसकी वजह से बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे, तो इसलिए MnF7 एग्जिस्ट नहीं होगा, लेकिन MnO3F है वो एग्जिस्ट होएगा। ऐसे ही जो हमारा CuI2 है ना वो एग्जिस्ट नहीं होता, क्योंकि वो किस में ब्रेक हो जाएगा, CuI और I2 में ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद ये हमारी चीज हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छे से देखी थी कि जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा ना वो इजिली रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे देखो A2 प्लस से A गया है, मीन्स क्या, इसका रिडक्शन हुआ, +2 से 0 में गया है, ऐसे ये +2 में 0 गया तो इसका भी रिडक्शन हुआ है। तो जिसका ज्यादा, जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होएगा, अब यहाँ देखो ईच और शेल की दोनों की रिडक्शन की वैल्यू गिवन है, तो किसकी ज्यादा है, ऊपर वाले की ज्यादा है ना, तो ऊपर वाले का रिडक्शन है वो इजिली होगा। तो यहाँ से हम यही बोलेंगे कि A है ना वो इजिली रिड्यूस होगा बजाय कि B के, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आपने क्या देखना है कि अगर दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जल्दी से रिड्यूस होएगा। उसके बाद देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे निकालेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो भी प्रॉपर्टी होती है उनको हम बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ये n इंटू में n+2। तो n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, n क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे आप निकाल सकते हो सिंपल। अब आप देख लेना जितने मैक्सिमम केसेस में ये हो जाता है कि अगर आपके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है वो 3.8 के अप्रोक्स होगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4.8 के अप्रोक्स होगा, 5 है तो 0.8 के कहीं ना कहीं अप्रोक्स होगा। तो मैक्सिमम केसेस में अप्लाई हो जाता है, अदरवाइज आप ये फॉर्मूले से निकाल सकते हो। उसके बाद क्या है, चार्ज ट्रांसफर। अब देखो यहाँ पे KMnO4 है, अगर मैं आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाऊं तो K पे क्या होता है, +1 चार्ज, Mn है, X है, ऑक्सीजन कितने 4 हैं और एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा X, तो यहां से देखो +1 प्लस में x और 0 ये हो जाएगा x इज इक्वल टू +7।
तो यहाँ से देखो x क्या हो जाएगा +7। तो यहाँ पे जो भी हमारी मेटल है ना वो किसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस में है, प्लस में है। अब मैंगनीज प्लस में है तो इस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो यहाँ पे क्या किसका कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होता है लिगेंड टू मेटल, क्योंकि मेटल इतनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो लिगेंड इसको चार्ज ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। उसके बाद ये कुछ कैटालिस्ट जिनको आपने याद रखना है। V2O5 किस में यूज होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। आयरन किस में यूज होता है, हैबर में। V2O5 कॉन्टैक्ट में, आयरन हैबर प्रोसेस में। और ये जो निकिल कैडमियम मरकरी है वो किस में यूज होते हैं, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में। मींस क्या, डबल बॉन्ड को सिंगल में बदलेंगे या तो ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल में बदलेंगे। तो ये वाली चीज भी आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड यहाँ पे बनते हैं, TIC हो जाएगा, Fe3H हो जाएगा, ये हो जाएंगे। तो यहाँ से आपने क्या ध्यान रखना मेनली कि इंटरस्टिशियल जो कंपाउंड होते हैं ना उनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हार्ड होता है, मेटालिक कंडक्टिविटी हाई होती है और केमिकली वो इनर्ट होते हैं। तो यहाँ से देखो ये वाली चीज भी आपने ध्यान रखनी है। अगर आप इतना करोगे ना तो सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट है वहां पे हो ही जाएंगे। अब देखो एलॉय फॉर्मेशन, तो यहाँ से इन दो एलॉय को आप याद रख सकते हो। देखो ब्रास में क्या है, कॉपर और जिंक। देखो ब्रोंज में जेड आएगा, तो ऐसे पजल मत होना कि जिंक आएगा, यहाँ पे जिंक नहीं है, जेड है लेकिन जिंक नहीं है। तो यहाँ पे कॉपर और टिन है, तो इनको आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, पोटासियम डाइक्रोमेट। पोटासियम डाइक्रोमेट होता है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। तो पोटासियम डाइक्रोमेट, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा। तो इसके बारे में जो जो चीजें आपने मेन याद रखनी है वो बता देती हूँ। सबसे पहले कि यहाँ पे क्या किससे प्रिपेयर होगा, ये क्रोमाइट ओर से प्रिपेयर होगा, क्रोमाइट ओर से प्रिपेयर होगा। कैसे प्रिपेयर होता है ये देखो, मोटा मोटी मैं आपको बताऊं तो हमारे पास क्रोमाइट ओर होती है और उसमें क्या मिलाते हैं हम, जब सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं और उसमें ऑक्सीजन की पैसेज होती है तो वहां से आपको क्या मिलेगा, एक कंपाउंड मिलेगा, क्या, Na2CrO4 मिलेगा, साथ में Fe2O3 मिलेगा और एक CO2 मिलेगा। ठीक है, जब इस Na2CrO4 को आप H+ दोगे ना तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, Na2Cr2O7 मिलेगा। और जब आप इसमें से KCl इसमें आप KCl डालोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा K2Cr2O7। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन याद कर पाओ तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ से देखो K2Cr2O7 है वो किससे प्रिपेयर होगा, क्रोमाइट ओर से प्रिपेयर होगा और साथ में यहाँ पे क्या होना चाहिए, सोडियम कार्बोनेट होना चाहिए। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, FeCr2O4 से होएगा। उसके बाद देखो दो चीजें होती है, क्रोमेट और डाइक्रोमेट, याद रखनी है ये चीज आपने। अगर हम क्रोमेट में H+ देंगे तो वहां पे हमें डाइक्रोमेट मिल जाएगा, और डाइक्रोमेट में OH नेगेटिव डालेंगे तो वहां पे वापस से हमें क्या मिल जाएगा, क्रोमेट। क्रोमेट को हम एसिडिक मीडियम देंगे तो डाइक्रोमेट मिल जाएगा, डाइक्रोमेट में हम बेसिक मीडियम देंगे तो वहां से हमें क्रोमेट मिल जाएगा। तो ये वाली चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद ये वाला आपका येलो कलर का होता है, ये वाला ऑरेंज कलर का होता है। अगर स्ट्रक्चर देखनी है तो इसकी स्ट्रक्चर आपकी टेट्राहेड्रल होती है और यहाँ से इसकी स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो। यहाँ से हमारे पास 2 क्रोमियम हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गई, क्योंकि 7 है ना और 3 ऑक्सीजन ऐसे बन गई। यहाँ पे 4 ही थी तो 2 पे नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगी, कलर याद रखना आपने, इसका येलो होता है, इसका ऑरेंज होता है। तो ये वाली चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकते हो आप, यहाँ पे जिस भी मेटल की निकालनी हो ना उसको एक्स मान लो। जैसे यहाँ पे हमें इसकी निकालनी है तो 2x प्लस में कितनी ऑक्सीजन है, यहाँ पे 7 है और एक पे कितने का चार्ज, -2 का, इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना कॉम्प्लेक्स पे, -2 का। तो 2x - 14 इज इक्वल टू -2। तो 2x किसके इक्वल हो गया, 12 का, और x किसके इक्वल हो गया, 6 के। तो यहाँ पे ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप देखना चाहते हो तो क्रोमियम के लिए x प्लस में 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज इज इक्वल टू -2। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 8 और इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे भी जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या रहेगी, +6 रहेगी। ये येलो कलर में होता है, ये ऑरेंज में होता है। सेम ऐसा ही प्रोसेस आपने किसका ध्यान रखना है, पोटासियम परमैंगनेट का। पोटासियम परमैंगनेट क्या होता है, KMN4। और यहाँ से किससे मिलता है ये, हम जब MnO2 डालते हैं ना, यहाँ से MnO2 को हम क्या बोलते हैं, पायरोलुसाइट बोलते हैं। और जब हम इसमें कोई भी एल्कली मेटल डालते हैं तो वहां से आपको क्या मिलेगा, K2MnO4। और वहां से अगर फिर आगे आप रिएक्शन करोगे तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, इसमें जब H+ दोगे ना तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा, कि MnO4 है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने मेन चीज ये याद रखनी है कि ये MnO2 से मिलता है। और इसके साथ आपको क्या ये भी याद रखना, एल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड आपको डालना है, ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसमें भी दो चीजें होती है, एक तो होती है मैंगनेट और एक होती है पर मैग्नेट। तो मैग्नेट है ये वाला फॉर्मूला रहेगा आपका MnO4 2 नेगेटिव वाला, और यहाँ पे पर मैग्नेट क्या होता है, देखो KMnO4 है ना, ऐसे याद रख लेना सिंपल, KMnO4 तो सबको याद आ जाता है, K+ और MnO4 नेगेटिव। तो पर मैग्नेट क्या हो गया, MnO4 नेगेटिव, और मैंगनेट क्या हो गया,
MnO4 2 नेगेटिव। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, ये वाला ग्रीन कलर का रहेगा, ये वाला पर्पल होता, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब नेक्स्ट देखो K2Cr2CO क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत ज्यादा अच्छा। अब KMnO4 है, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। देखो KMnO4 यहाँ से Mn+7 है, अगर हम इसमें एसिडिक मीडियम में लेते हैं ना, तो ये किससे चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, Mn+2 में। अब न्यूट्रल लेते हैं तो 4 में चेंज होएगा, और बेसिक लेते हैं तो बहुत ही कम चेंज होएगा, ये +6 में चेंज हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किस में चेंज हुआ, एसिड में चेंज हुआ, यहाँ से देखो +7 से +2 में चेंज हो गया। अगर न्यूट्रल मीडियम लेते हैं तो +7 से +4 में जाएगा, और बेसिक मीडियम लेते हैं तो यहाँ से 7 से 6 में ही जाएगा। तो एन फैक्टर क्या है कि कितना चेंज हुआ, तो 7 से 2 में आया तो 5 का चेंज हुआ है। अब 7 से 4 में आया तो 3 का चेंज हुआ, और 7 से 6 में आया तो 1 का चेंज हुआ। तो ऐसे आप इसका एन फैक्टर है वो भी निकाल सकते हो। ये वाली कंडीशन आपने याद रखनी है, क्या पता पूछ ले। उसके बाद देखो एफ ब्लॉक में कुछ ज्यादा नहीं याद रखना आपने, ये याद रखना इनर ट्रांजिशन सीरीज। लेंथेनाइड हमारे 6 पीरियड के होते हैं, एक्टिनाइड 7th के होते हैं। एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट, ये सारी चीजें मैं आपको बता के आ चुकी हूँ, बताया। लेफ्ट टू राइट तो देखो साइज डिक्रीज ही होता है ना, लेंथेनम वैसे भी ऐसी वाली टेबल होती है इनकी, तो इनका साइज है वो डिक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट। उसके बाद ये कहाँ से होते हैं, 58 से लेके 71 मीन 58 से 71 होते हैं। C4+ है, वो क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, सामने वाले को रिड्यूस ऑक्सीडाइज करेगा। और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसको फेवर करेगा। ये हम देख के आ चुके हैं। एक्टिनाइड है वो भी सेम चीज रहेगी कि लेफ्ट टू राइट साइड डिक्रीज होगा, +3 होगा। यहाँ पे क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है कि f ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट है, वो इतना ज्यादा नहीं हो पाता, तो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं उनको अपनी साइड खींच लेता है। उसके बाद यहाँ से ये वाली चीज बस आपने याद रखना है, TiO किस में यूज होता है, पिगमेंट इंडस्ट्री में, MnO2 किस में, ड्राई बैटरी सेल में। और जब भी हमारे पास TiCl4 और AlEt3 होता है ना, उसको हम बोलते हैं जिगलर नाटा कोटेलिस्ट। और AgBr का यूज किस में होता है, फोटोग्राफी में। अगर इतना आप करते हो और PYQ करोगे ना, तो आप देखोगे, खुद से एनालाइज करना कि क्या आपके सारे क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। एक और एक्सेप्शनल है कॉन्फ़िगरेशन, वो मुझे फिलहाल ध्यान नहीं आ रहा किसका है, पता नहीं, तो नियोबियम का है, पता नहीं मोलिबेडनम का है। एक और एक्सेप्शनल इसमें वो है, डी ब्लॉक में एक और एक्सेप्शनल जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना वो है, तो वो मैं आपको या तो कमेंट में बता दूंगी, अगर आपको किसी को याद आता तो आप भी कमेंट सेक्शन में उसको बता देना। तो यहाँ पे हमारी ये यूनिट है ना वो फिनिश होती है। तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, होपफुली आपको ये वाली यूनिट है थोड़ी बहुत कवर हुई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।